नमस्कार। लगता है कि आपने मेरी तरह लहूलुहान शरीर पर थोड़ा बहुत ऑइंटमेंट लगाया होगा, थोड़ा बहुत मरहम लगाया होगा। सचमुच मेरी तो कल्पना से परे था कि ये हालत होगी इस गवर्नमेंट की। वरना गिरे से गिरे मैंने ये तो सोचा था कि 325 तक सीट तो ज़रूर आएंगी, लेकिन एग्ज़िट पोल ने ऐसा दिमाग ख़राब किया कि एक भी एग्ज़िट पोल खरा नहीं उतरा। सभी के सभी एग्ज़िट पोल ने इतना बड़ा हाइप बना दिया कि दुनिया पागल हो गई। मुझे नहीं लगा कोई भी आदमी जो ये कह रहा हो कि भाई ये हालत होगी या 300 से कम भी आ सकती हैं। लेकिन हमने अलग अलग सिनेरियो में चर्चा की थी, तो उस चर्चा के हिसाब से भी हम लगभग ठीक नहीं उतरे, क्योंकि 300 से 325 तो मिनिमम हमने सोचा था, वहाँ भी नहीं है। तो कम से कम 300 अगर मोदी जी की आ जाती अकेले और बाकी अलायंस की आ जाती तो भी बात बन जाती, लेकिन अब सिचुएशन ख़राब हो गई है। 4 साल के बाद निफ्टी लगभग 10% डाउन हुआ। 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम आप जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के स्वाहा हो गए। शुक्रवार को गिरा था तो मैंने सोचा था चलो 5-6 लाख का लॉस है, वसूल हो जाएगा। मंडे को हुआ भी, लेकिन मंडे को मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ देखता रहा, क्योंकि मेरे विचार में ये तो कल्पना ही नहीं थी कि ये हाल होगा। पॉजिटिव सोच के साथ कि चलिए कोई बात नहीं, 325 350 यहाँ भी आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के साथ चलेगी और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी। वो तो दिल के कहीं कोने में भी दूर दूर तक नहीं था कि 400 पार होगा, लेकिन फिर भी वो अरमान भी जो है आंसुओं में बह गए, वो भी आंसुओं में बह गए। कल जो हुआ वो पिछले 4 सालों में नहीं हुआ। 2020 फरवरी में 13% मार्केट गिरा था, फिर मार्च में 2 बार गिरा 8-8, 9-9%। उसके बाद 3-4% का फॉल तो बाद में भी आया 22 में भी, लेकिन इस तरह का फॉल नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है सभी के लिए। अब क्या करें, अब सवाल ये पैदा होता है क्या करें। उससे पहले तो मैं बता दूं थोड़ा सा, मैं थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर हूं। मैंने कल भी थोड़ा सा बाइंग की है, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ स्टॉक अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं, और कुछ पैसे थे, जितने पैसे थे मैंने सभी लगा दिए। और मैंने ख़रीदा क्या क्या मैं बता देता हूँ। अल्केम लैब 4600 के आसपास, थोड़ा 2-4 नीचे मिला। दालमिया भारत, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक फ्रॉम सीमेंट सेक्टर आफ्टर अल्ट्राटेक। और उसके बाद कोटक बैंक और रेमको सीमेंट, ये मेरी बाइंग है कल की। और पैसे अगर और होते तो शायद मैं और भी ख़रीदता, काफ़ी कुछ ख़रीदने को था। अब आज मैं क्या करूँगा ऐसे ही नहीं है, देखूँगा। लेकिन कल मैंने कुछ थोड़ा बहुत ऐसे स्टॉक्स को निकाला है मजबूरी में पैसे इकट्ठे करने के लिए, जहाँ पर नुकसान बहुत कम था और प्रॉफिट काफ़ी बना हुआ था। तो मुझे लगा कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं इनको थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट पे बेच के और नीचे गिरने वालों को उठा लूँ तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो आज भी मैं नज़र रखूँगा। लेकिन अब आपको मेरी सलाह नहीं है कुछ भी छेड़छाड़ करने की। अब आप देखिए क्या होता है मार्केट में, कैसा चलता है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, अनलेस आप रिस्की इन्वेस्टर हैं मेरी तरह, तो आप हाथ मत डालिए, बाहर बैठ के देखिए। अब सिनेरियो, मुझे लगता है कि अब सिनेरियो 3 हो सकते हैं। पहला सिनेरियो कि मोदी की गवर्नमेंट बने, कोलिशन गवर्नमेंट। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है, उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं, कि यही एनडीए गवर्नमेंट बने विदाउट मोदी बने, क्योंकि हो सकता है मोदी जी का दिमाग शायद घूम जाए और वो कहें कि मैं मोरल ग्राउंड पे इस्तीफ़ा देता हूं, क्योंकि पार्टी को चाही जीत नहीं मिली है। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। एक तीसरी संभावना है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी हो सकती है, क्योंकि
हमारे देश में डेमोक्रेसी में जो आयाम हासिल किए हैं मोदी जी ने पिछले 2-4 सालों में स्टेट्स गवर्नमेंट को तोड़ के, तो वो उनके साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि इंडिया कोalition नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा लालच दे, टुकड़ा दे, और चंद्रबाबू नायडू भी टूट जाएं और छोटे छोटे और दल टूट जाएं, तो कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अपोजिशन की गवर्नमेंट बन जाए और कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी को तो शायद अभी वो लोग नहीं बनाएंगे, तो या तो खड़के साहब रहेंगे या दूसरी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि वो ममता जी को भी ऑफ़र करें। तो ये पॉसिबिलिटीज़ को नकार नहीं सकते हम। तीनों ही केस में, या दोनों पहले और तीसरे वाले मेन केस में, हमें स्टेबिलिटी होने तक रुके रहना है, देखना है कि होता क्या है। बिल्कुल कुछ मत कीजिएगा अनलेस यू आर रिस्की इन्वेस्टर और आपके पास पैसा है। अब बात उनकी है कि जिनके पास पैसा भी नहीं है और जिन्होंने स्टॉक्स खरीदे थे वो घाटे में चल रहे हैं। एक बात मैं हमेशा ही कहता हूँ, एक नहीं 2 बातें कहता हूँ हमेशा, जब भी मौका मिले प्रॉफिट बुक करते चलिए। मैंने हर वीडियो में आपने देखा होगा मेरी लास्ट की लाइन यही होती है कि जहाँ 25, 30, 40% मुनाफा हो रहा है, बुक करते चलिए, बुक करते चलिए। पैसा वही है जो आपका घर में आता है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ हमेशा, पेशेंस रखिए, स्टे इन्वेस्टेड। आज भी मैं फिर वही कहूँगा, स्टे इन्वेस्टेड। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगा स्टेज पे कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो प्रॉफिट बुक करने का समय अब है। वो तो शायद हम गंवा चुके हैं, लेकिन उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। वो इंतज़ार लंबा भी हो सकता है, निर्भर करता है हालात क्या होंगे। क्योंकि अगर मोदी की गवर्नमेंट भी बनती है, यानी कि अगर पहला सिनेरियो भी रहता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मोदी गवर्नमेंट के लिए। जिस धड़ल्ले से, जिस निडरता से वो अपनी पॉलिसीज़ को चला रहे थे, डिक्टेटर वाली तरीके से या वन साइडेड चल रहा था, वो अब नहीं चलेगा। क्योंकि अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और वो जगह जगह पर अपने ऑब्स्टेकल खड़े करेंगे। तो थोड़ा सा रफ्तार तो ग्रोथ की धीमी होगी। रफ्तार ग्रोथ की धीमी होगी तो उसका फ़र्क किस पर पड़ेगा? मेरे विचार से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा सिर्फ पब्लिक सेक्टर पर। पब्लिक सेक्टर जो उछाले मार रहा था, दौड़ रहा था, शायद एक हाइप क्रिएट हो गई थी। वो इतनी वैल्यू भी नहीं थी जिनको चढ़ा के इतना ऊंचाई पर पहुंचा दिया गया था। 30-30, 40-40%, 100-100%, 200%, 300% तक भी PSU स्टॉक चले गए थे। हालांकि 20-25% कल गिरे हैं, लेकिन अभी भी संभावना है वो गिरेंगे तो ठीक वैल्यूएशन पे आएंगे, और फिर भी हमें उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। मैंने कोई ताज़ी ख़रीदारी PSUs में नहीं ख़रीदी थी, सिवाय एक कॉनकोर में ख़रीदा था मैंने, और कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तीनों ही में थोड़ा थोड़ा मैंने शेयर ख़रीदा था। जो बहुत ज़्यादा महंगे दाम पर नहीं है, लेकिन महंगा तो है ही, उसमें घाटा है तीनों में। IOC 158-59 का है। उसके बाद HPCL 480 के करीब है, घाटा ही है। उसके बाद BPCL और कनकोर मेरा जो पुराना पड़ा है वो अलग पोर्टफोलियो में है। लेकिन ये जो 4 शेयर हैं PSUs के, लेकिन मैं बेचूंगा नहीं, इंतज़ार करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें अभी आगे संभावना है और इनको कोई भी गवर्नमेंट आए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को या कनकोर के इस डेवलपमेंट को नहीं रोक पाएंगी। हाँ, दिक्कत एक होने वाली है, जो पहले हम सोच रहे थे, या जो पहले मैं सोच रहा था कि जो ये हाइप क्रिएट कर दिया है गवर्नमेंट ने PSUs में, उनको पैसा इकट्ठा करने में, डिसइन्वेस्टमेंट करने में आसानी होती और पैसा आराम से इकट्ठा हो जाता। लेकिन अब वो गिर गए हैं, तो थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट में भी गवर्नमेंट को दिक्कत आएगी और अपोजिशन भी अपनी टांग अड़ाएगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। तो स्पेशली जितने भी जो बैंक्स हैं या LIC है, जिसको 3 साल का टाइम मिला है अपना 96% को 75% लाने के लिए, या जो छोटे मझोले बैंक हैं IOB और पंजाब सिंध बैंक जैसे, उनमें भी स्टेक बहुत ज़्यादा है, उसमें भी नीचे लाना था। अब थोड़े से हालात बदल जाएंगे। IDBI
और आईटीडीसी का डिसइन्वेस्टमेंट होना था, वो देखें किस किस हद तक सफल होता है, अब ये बहुत देखना पड़ेगा। तो मेरी राय यही है आप सभी को कि आप हताश ना हो, निराश ना हो। अगर अगर आपने लोन लिया है तो थोड़ी सी दिक्कत आपके साथ हो सकती है। अगर आपने लोन लेकर कर्ज उठाकर अगर आपने पैसा शेयर मार्केट में डाला है तो भी आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि अगर आपको बुरे समय में, बुरे वक्त में, मजबूरी में बेचना भी पड़ता है तो थोड़ा मार्केट को स्टेबल हो जाने दीजिए, थोड़ा रेट ऊपर का आने दीजिए। क्योंकि अगर पैसा आपको देना भी है तो हफ्ते 10 दिन का टाइम तो आपको उस लोन को देने को मिलेगा ही, तो वो आप थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। और उसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा मार्जिन देना होता है, जिसमें आप टाइम बाई कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे बाद में दे सकते हैं। बाकी पीएसयू से थोड़ा दूर रहें। पीएसयू बैंक्स में मुझे कोई ख़तरा नज़र नहीं आता है। थोड़ा सा ठीक है कि वो थोड़ा ठंडे रहेंगे, लेकिन क्योंकि एनपीए वगैरह काफ़ी घटा है, परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ी है, तो वो फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। उसमें कोई नुकसान मुझे लंबे समय में नज़र नहीं आता है, तो उनसे घबराइए नहीं। रही बात अडानी स्टॉक्स की, अडानी स्टॉक्स काफ़ी नीचे आ गए हैं, थोड़ा बहुत और भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन ख़तरा मुझे उसमें भी कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि कंपनी के पास कैपेक्स प्लान्स हैं, रिजल्ट सारे अच्छे आ रहे हैं, प्रमोटर खुद बाई कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में मुझे वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं नज़र आती। ठीक है कि जितना इंक्रीज़ होना था, जितना बढ़ोतरी ग्रोथ होनी थी मोदी के शासनकाल में, वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस के आधार पर ही आगे इंक्रीज़ होगा जो भी होगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत वहाँ पर भी नहीं है। अगर मौका पड़े तो आपको धीरे धीरे जहाँ पर भी नीचे मौका मिले तो आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियोस में भी मैंने बोला था, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी ग्रीन, ये 4 शेयर ज़्यादा अच्छे हैं। पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर वो नीचे बहुत नीचे मिलता है 15-20% और टूटते हैं ये, तो कुछ कोई बुराई नहीं है ख़रीदने में। उसके बाद मैं क्या नज़र रखूँगा, मैं अभी भी नज़र रखूँगा इंफ्रा पर। जैसे एल&टी काफ़ी सस्ते दाम पर है। फार्मा में कोई अभी हलचल नहीं है, फार्मा में भी अच्छे मौके तलाशे जा सकते हैं, धीरे धीरे 2-4 करके जोड़े जा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप सीमेंट, जैसे मैंने बोला, सीमेंट में भी आप देख सकते हैं। एसीसी, अंबुजा भी अगर तो और थोड़ा गिरते हैं तो मुझे तो एसीसी में तो इस दाम पर भी कोई बुराई नज़र नहीं आ रही, लेकिन और नीचे मिलते हैं दोनों के दोनों तो भी एक अच्छा मौका होगा। और बात आती है आईटी की, आईटी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, तो आईटी में भी आप मौके तलाश कर सकते हैं। बस मैं यही कहूँगा, अब बेचने का समय नहीं है, ख़रीदने का समय भी नहीं है। अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो सिर्फ बाहर रहिए, देखिए अगर कहीं से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ये आपके पास बैंक में पड़ा है, कुंडली मार कर बैठ जाइए, मौके का इंतज़ार कीजिए। और जहाँ जहाँ आपको मौका मिले, जहाँ जहाँ अच्छे स्टॉक्स आपको नज़र आते हैं, उनको आप स्टेगर्ड वे में 5-5, 10-10% आपके टोटल मनी अवेलेबल का 5-5, 10-10% करके टुकड़ों में आप निवेशित कीजिए, निवेशित रहिए और बने रहिए, डिसिप्लिन वे में चलते रहिए। कोई गड़बड़ नहीं है। फिर भी अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो बढ़िया मौका है निफ्टी इंडेक्स में लगाने का, बैंकिंग इंडेक्स में लगाने का, यानी कि निफ्टी बैंक में और निफ्टी इंडेक्स में लगाने का, और निफ्टी आईटी में थोड़ा थोड़ा पैसा आप चाहे तो डाल सकते हैं। मैं एसआईपी की बात नहीं कर रहा, मैं लमसम की बात कर रहा हूँ। तो ये मौका होता है उनमें लगाने का, ऐसे मौके पता नहीं फिर बाद में कब मिलेंगे। तो फिर ध्यान से रहिए, निवेशित रहिए और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्टेबल होने दीजिए हालात को, उसके बाद देखिए क्या होता है और उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या करेंगे। अगली बार मिलने तक धन्यवाद। निवेशित रहिए, घबराइए नहीं और वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़ते रहिए। ऐसे मुकाम, ऐसे तूफ़ान आते हैं जाते हैं और मार्केट ऐसे ही चलती रहती है। कोई गवर्नमेंट आए कोई जाए, थोड़े दिन झटका लगता है, मार्केट अपना वही रफ्तार पकड़ लेती है, क्योंकि मार्केट को कंपनीज़ की ग्रोथ पर, कंपनीज़ के रिज़ल्ट पर आगे चलना है, ना कि केवल गवर्नमेंट बनने पर। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर स्थायी हो जाती हैं तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। मुझे एक ख़तरा और भी नज़र आ रहा है कि इन हालात में अगर एफआईज़ ने बेचना शुरू कर दिया तो क्या होगा।
तो मार्केट शायद और भी झटका दे सकती है, क्योंकि अभी तक पहले ही वो निकल रहे थे, लेकिन तब तक उनके दिमाग में ये था कि शायद गवर्नमेंट तो यही बनेगी और स्टेबल बनेगी। अब हालात बदल गए हैं, अगर एफआईज़ ने बेचना शुरू कर दिया तो हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। तो अपना पैसा अगर आपके पास है तो बचा कर रखिए, कुंडली मार कर बैठिए, मौके का इंतज़ार कीजिए, स्टेबल होने दीजिए और उसके बाद फिर एंट्री लीजिए। घबराइए नहीं, अगर घाटे में चल रहे हैं इंतज़ार कीजिए, घबराहट में मत बेचिए। ये सबसे बेवकूफ़ी भरा डिसीज़न होता है कि घबराहट में बेचना। इंतज़ार कीजिए, ये दिन देखा है तो पुराने दिन जो अच्छे देखे थे वो नहीं रहे, तो ये भी नहीं रहेगा। अच्छे दिन फिर आएंगे अच्छे दिन। निवेशित रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।